और खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की किसान नीति की खबर से। किसानों को लेकर कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमलावर बनी हुई है। मरुधरा में आज कांग्रेस ने 2 किसान सम्मेलन आयोजित किए। श्री डूंगरगढ़ और मातृकुंडिया में ये किसान सम्मेलन हुए। एक तीर से कई निशानों के तहत इन सम्मेलनों को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद वार करने की कमान संभाली, केंद्र सरकार पर कई प्रहार किए। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उनके साथ कई कांग्रेसी दिग्गज थे, उन्होंने भी मंच से हुंकार भरी। किसान सम्मेलन से उपचुनाव वाला दांव भी चला। उपलब्धियों का बखान, विपक्ष पर वार। बड़ी बड़ी बातें कही थी, कालाधन लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। लोग कहने लगे आप हमारे पुराने दिन लौटा दो, हम समझ लगे अच्छे दिन आ गए। कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटेगी, जब तक लड़ती रहेगी, जब तक ये तीनों काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार वापस ना ले ले। ये आज हम लोग कहने के लिए यहाँ पर आए। किसान सम्मेलन से उपचुनाव वाला दांव। किसानों की जेब पर डाका डालने के लिए, चंद उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए गए। किसान बहाना, उपचुनाव भुनाना। सरकार मजबूती के साथ में किसानों के साथ खड़ी है। सरकार कुछ करना चाहती है, हम सबको साथ लेके। अधिकारी भी दौड़ दौड़ के काम करेंगे आपके। आप सोच सकते हैं कि किसान के हित की बात करने वाले लोग किसानों के लिए क्या क्या कानून लेके आए हैं। मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लिखा मनमोहन सिंह जी को, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाइए। अब यार इन्होंने कानून नहीं बनाए और चुप्पी साधी थी। जगह 2 है पर मकसद एक। किसानों का सम्मेलन है, किसानों की बात हो रही है। केंद्र ने क्या किया और गहलोत सरकार ने क्या क्या दिया, मंच से लेखा जोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है और केंद्र की खामियां बता रही है। पहले 832 रुपए मिलते थे आपको, पिछली सरकार ने जाते जाते 832 रुपए कर दिए प्रति माह, तो चुनाव आ रहे थे। और धन का प्रोविजन नहीं किया कहीं पे भी, ना बजट में ना बजट के बाहर किया। हमने किसानों की जिद को सर्वोपरि रखा। 1000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय किया अभी इसके बजट में। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोग क्या चाहते हैं? भाई बाप आप हो, आप लोग चुनाव जिताते हो। इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, पंच, सब पैरों का हाथ लगाते बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते आपसे। किसानों के लिए क्या किया? एक लंबी फहरिस्त है। आपको मालूम है कि किसान का अलग बजट की घोषणा करने में बड़ी बात। अलग बजट आएगा तो मालूम रहेगा हर व्यक्ति को सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बिजली कंपनी अलग खोली जा रही है। बार बार VCR भरो, किसानों के ऊपर आरोप लगाओ, किसान बिजली की बिल भरते नहीं है, चोरी करते हैं। अरे व्यापारी और के इंडस्ट्री वाले चोरी करते हैं। किसान बदनाम होता है। हमने अलग से ही बनाओ उनके लिए कंपनी, वो हमने कर दिया। और लोकतंत्र में सरकार को जिस पर अड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। सरकार को उदारता दिखाना चाहिए, सरकार को संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए, सरकार को उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। ठंड में क्या बीत रही होगी उनको ऊपर, रात को नींद कैसे आती होगी मोदी जी को, अमित शाह को, समझ के पड़े। मंच तो किसान सम्मेलन का था, लेकिन इसी मंच से उपचुनाव के रण का भी आगाज हो गया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि लफाजी करेंगे आपके बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। आरोप में अगर आप सवाल पूछोगे तो दम नहीं है, जवाब नहीं उनके पास में। इनके पास 70-72 लोग हैं। अगर एकादश के जीत भी जाए तो खाली संख्या बढ़ सकती है। और अगर हमें आप जिताते हो, अगर कांग्रेस में जिताओगे आप 4 सीटें राजस्थान में, तो सरकार की और ज्यादा मजबूती होगी, दिमाग में रखें। जब जब चुनौती सामने आई, आपने बटन हाथ का दबाया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। और आज भी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि आप जितनी साजिश रच लो, लेकिन हम लोग मजबूत से जीत कर निकलेंगे। ये संकल्प कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया। राजस्थान में आपका आशीर्वाद से सरकार बनी है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहेगा। आपके काम होंगे, विकास के काम होंगे, कांग्रेस का साथ दीजिए, राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। इन किसानों के 3 काले कानून को इस मोदी जी और अमित शाह को वापस लेना पड़ेगा। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। निशाने पर केंद्र सरकार है, लिहाजा कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है। अगर उपचुनाव की वैतरणी पार करनी है तो किसानों का साथ जरूरी है, तभी कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कांग्रेस के बाकी दिग्गजों ने भी किसानों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, साथ ही किसानों के साथ कांग्रेस के खड़े होने की बात कही। जब तक लड़ती रहेगी, जब तक ये तीनों काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार वापस ना ले ले, ये आज हम लोग कहने के लिए यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर हमारे किसान साथियों के, आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो यहाँ पर केवल चंद मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को आगे आने वाले समय में औदे पौने भाव पे अपना माल बेचना पड़ेगा। जमाखोरी होगी, मुनाफाखोरी होगी, कालाबाजारी होगी, लेकिन किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना। नरेंद्र मोदी जी को जब पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे देश के लोगों से कुछ वादे किए थे, वो वादे याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हमें देश की बागडोर संभलाई जाती है, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं सबसे पहले किसान की आमदनी दुगुनी करने का काम करूंगा। दूसरा काम अगर मैं करूंगा तो मैं किसान की जो लागत आती है उसकी फसल की उपज के ऊपर, उसके ऊपर 50% मुनाफा दिलाने का काम करूंगा। आप लोग यहाँ पर आए और ये बात भी सच है भाई साहब, भैया कि हमारे कुछ अजीज साथी जो विधानसभा में थे आज दुनिया में नहीं रहे। बहुत जल्द उपचुनाव प्रदेश में होंगे 4 जगहों पर। वहां पर भी जो कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको जिताने का काम हमको आपको मिलकर करना है। ये संदेश भी आपके बीच में देने के लिए आए। लेकिन जो देश में घमंड और अहंकार से भरी केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सिर्फ किसान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। 2 मार्च को जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वहीं सतीश पूनिया ने साफ कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। प्रदेश की पहली कार्य समिति अभी होगी और उस लिहाज से 2 तारीख को हम लोग अच्छे तरीके से कार्य समिति करें, उसके बारे में पूरा विस्तृत विवरण के लिए, आपस की बातचीत के लिए कि क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से हम अध्यक्ष जी का अच्छे तरीके से स्वागत भी करें और इनको पार्टी के हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को, पार्टी की हमारी जो नवगठित कार्यकारिणी उसको मार्गदर्शन मिले। इसके लिए आज पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया है। पत्र की बात बार बार आ रही है, वो एक सामान्य सी कवायद थी और उसके बाद प्रभारी जी ने इंटरवीन किया, विधायक दल की बैठक में सारी चर्चा हो गई, उस मामले का पूरे तरीके से पटाक्षेप हो गया। पार्टी सोशल मीडिया के फोरम पर इस तरीके की सियासी चर्चाएं होती हैं, लेकिन पूरे तरीके से एकजुट है। हम लोग पार्टी के संगठन के बाकी मसलों को साथ लेके 4 उपचुनाव की पूरी तैयारी में हम लोग जुटे हैं। और अब बात करते हैं बार के नए बॉस की। भुवनेश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भुवनेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी महेश शांडिल्य को 1619 वोटों से पराजित किया। गिरिराज शर्मा 1564 मत के साथ महासचिव पद पर विजयी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भुवनेश शर्मा जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। भुवनेश जी, कांटे की टक्कर थी, किस तरह से चुनाव जीता आपने? कांटे की कोई टक्कर नहीं होती है चुनाव में, और जब हाईवे पर गाड़ियां चलती तो मात्र 1 सेकंड के लिए इतनी सी बचती है, छोटा सा बचा है, नहीं टक्कर कांटे की नहीं था। वो भी मेरा भाई है। चुनाव संपन्न हो गए,
अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। यदि आपको और कोई बात मुझसे करनी चाहते हो, क्या कौन से कमिटमेंट्स होंगे जो पहले पूरा करेंगे भुवनेश जी आप? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके जवाब देता हूँ आपको कि जो भी मैंने कमिटमेंट किया है, सबसे पहला कमिटमेंट किया था कि मैंने अधिवक्ता है, जो यंग अधिवक्ता है, उसके पास चैम्बर की कमी है, उनको 100% मैं विदिन 6 मंथ मैं कोशिश करूंगा कि वो उनको चैम्बर दिलाए जाएं। रजिस्ट्री में आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा आपको। हाईकोर्ट जजेस की भारी कमी है, उनके लिए एक जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं वो जाकर के मिलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। हमारे अधिवक्ता तो बारिश उनका एक डेलीगेशन जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इनकी कमी पूरी की जाए। साथ ही कई वर्षों से जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स की नियुक्ति हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, अब कोशिश होगा कि उसमें भी हम कल से मैं औद के बाद प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट नियुक्त हों। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। बात करते हैं रफ्तार के कहर की। दौसा से ये खबर हमारे सामने आ रही है। यहाँ एक कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। NH 21 पर ये सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर रफ्तार के कहर की आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां एक कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, कुचल दिया। बाइक सवार 3 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत की खबर है। NH 21 पर ये सड़क हादसा सामने आया है। तो दौसा में रफ्तार का कहर दिखा है। कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 3 बाइक सवारों की मौत की खबर है। NH 21 पर यह हादसा हुआ। रफ्तार के कहर ने एक बार फिर प्रदेश में लोगों की जान ली है। ये खबर दौसा से हम आपको बता रहे हैं। बेकाबू कार, रफ्तार बहुत तेज, बाइक सवारों को कुचलते हुए निकल गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है। NH 21 पर ये हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत की अनुशंसा पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त नियुक्त किया है। लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद जस्टिस PK लोहरा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हाईकोर्ट के कई जस्टिस के अलावा के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और समाज सेवियों ने उन्हें बधाई दी। ज़्यादा कोई इस तरह की मेरी कोई थी नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि रिटायर्ड लाइफ है तो कोई अगर दूसरा कोई काम आएगा आर्बिट्रेशन वगैरह का कर लेंगे। और अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी मुझे मिलती है जो मैं ये समझता हूँ कि मेरी डिग्निटी के हिसाब से मैं एक्सेप्ट करूँ तो मैंने सोचा मैं कर लूँगा। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है। तो कठपुतली तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप वाकिफ हैं। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे PM का कठपुतली प्रेम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खिलौनों के महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के कलाकारों से संवाद किया। वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021 का PM ने उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के कलाकारों ने PM से संवाद करते हुए कई तरह के खूबसूरत लकड़ी के खिलौने प्रदर्शित किए और खास तौर पर कठपुतली को कैसे बनाया जाता है ये बताया। हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। कठपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं। आड़ू की लकड़ी को छील के हम अलग अलग आकार देते हैं, फिर उसको विभिन्न तरह से पेंट करते हैं, फिर उनको पोशाकें बनाई जाती है जिसमें लहरिया, बंधेज और राजस्थानी चुनरी प्रमुख है।
उसको बना के हम ऐसा शेप देते हैं। ये इस तरह से तैयार होती है। और 27 फरवरी 2021 को जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, उसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश हैं कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। पीएम ने कठपुतली बनाने वाले कलाकारों से संवाद करते हुए कहा कि कठपुतली का खेल पूरे देश के बच्चों में लोकप्रिय है। उन्होंने कठपुतली कला से जुड़े सभी कलाकारों को बधाई दी। शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो और कठपुतली का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया हो। आप सोचिए, दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के बड़े बड़े थिएटरों में और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग गई, लेकिन आपके प्रति जो बालक मन का आग्रह रहता है, उसको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। ये एक तो सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं, आपके पूर्वज बधाई के पात्र हैं और आपने इसमें गौरव रखा हुआ है। पीएम ने कठपुतली कलाकारों के आत्मविश्वास की सराहना की। साथ ही पीएम ने कलाकारों को प्रचार से जुड़कर कठपुतली कला के जरिए रोजगार के नए अवसर तलाश करने की सलाह दी। आप लोग आज का जो एडवर्टाइजमेंट का युग है, उस एडवर्टाइजमेंट के युग में इस कठपुतली के खेल का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग कर। जैसे मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि भाई बच्चों को हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। और चलिए अब आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी के पास, जो आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 खबरें। माजिद, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट।